आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर डिसीजन मेकिंग। ये आपके मैनेजमेंट वाले पार्ट का है। इकोनॉमिक्स अपन ने 2-3 चैप्टर कर लिए हैं, तो मैं सोचा कि अब एक आध मैनेजमेंट का भी चैप्टर किया जाए। डिसीजन मेकिंग में अपन इसके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिसीजन पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी कि इस प्रकार से डिसीजन लिया जाता है, एंड फाइनली टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करने के लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है कह सकते हैं अपन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन को हर समय कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ता है। यही मैं कह सकता हूँ कि ये मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। अगर मैनेजमेंट आपको बेटर तरीके से करनी है तो आपको डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। डिसीजन जो आप लेते हैं वो ध्यान में रख के लिया जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो, ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है उस टाइप के डिसीजन मैनेजर को लेने चाहिए। हर जो डिसीजन लेता है मैनेजमेंट, वो इस बात का ध्यान रख के लेना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उस डिसीजन के बाद आगे बढ़े, यानी और जो है तरक्की करे, पीछे नहीं जाए। डिसीजन काफ़ी अलग अलग टाइप से लिए जाते हैं। कुछ छोटे डिसीजन होते हैं, कुछ बड़े डिसीजन होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजन रहते हैं। जनरली डिसीजन मेकिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे आपको दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। नाउ डिसीजन मेकिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स नेचर का है, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है, और इसीलिए आप क्या करते हैं, बहुत अलग अलग एक्सपर्ट्स भी हायर करते हैं। बड़ी कंपनी में तो आप देखोगे कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं जो हर मैटर के ऊपर जो है वो अपना डिसीजन देते हैं, अपना आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं। परचेज के लिए अलग, प्रोडक्शन के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग। क्योंकि आप देख रहे हो कि आज की तारीख में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको नए इनोवेटिव आइडियाज़ सोचने पड़ेंगे अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केट में बचाए रखनी है और मार्केट में आपको छाए रहना है। उसके लिए आपको एक से एक डिसीजन, नए डिसीजन, इनोवेटिव डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। जनरली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर रहता है या मेन पर्सन जो रहता है वही सारे डिसीजन लेता है, जबकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में टीम रखी जाती है। टीम ऑफ एक्सपर्ट कह सकते हैं या टीम ऑफ प्रोफेशनल कह सकते हैं, उनको रखा जाता है और वो जो है हर टाइप के डिसीजन लेते हैं। टीम की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक ही मैनेजर या एक ही प्रोफेशनल पर्सन सारी चीज़ें नहीं सोच सकता। कोई भी एक पर्सन एक चीज़ में अच्छा हो सकता है, 2 चीज़ में अच्छा हो सकता है, सारी चीज़ों में अच्छा कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जनरली जो टीम ऑफ एक्सपर्ट पे ही भरोसा करती है। ना डिसीजन जो रहते हैं, अगर बेहतर डिसीजन लिए जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, अगर खराब डिसीजन लिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस में चला जाता है। डिसीजन मेकिंग जो है एक टफ जॉब है, एक कंटिन्यूस जॉब है मैं कह सकता हूँ, और वो डिसाइड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर। एक मैनेजर को डिसीजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लेना चाहिए। डिसीजन लिए जाते हैं मैनेजर के द्वारा कि किस टाइप के काम होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और उन कामों को किया कैसे जाएगा, प्लस उन कामों को कौन सा इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा। आप जानते हैं आज का स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, यानी इंडिविजुअल को एक ही टाइप के काम को बार बार करवाया जाता है ताकि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाए। कौन सा इंडिविजुअल को कौन से काम सौंपे जाए ये भी मैनेजर डिसाइड करता है। मैनेजर ये भी डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल्स को यानी एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट किया जाए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे तो ज़्यादा दिल से काम करेंगे, और ज़्यादा दिल से काम करेंगे तो ज़्यादा हायर परफॉर्मेंस को अचीव कर सकेंगे। ज़्यादा हायर परफॉर्मेंस को अचीव कर सकेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, ज़्यादा एफिशिएंट होंगे तो कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे।
तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक मैनेजर को ये भी सोचना पड़ता है, ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ में कितना कंट्रोल किया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत से ज़्यादा चमका भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते अगर वो कुछ कर रहे हैं तो। और कितने हद तक आप उसको अलाउ कर दोगे थोड़ी बहुत मस्ती करना या थोड़े बहुत अपने पर्सनल काम करना, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करना, कितना एक इंडिविजुअल को अलाउ करना चाहिए, ये भी एक मैनेजर को सोचना पड़ता है। भाई अभी एम्प्लॉयज़ छोटे बच्चे तो है नहीं जो उनको डांट दिया जाए, ये ज़रूरत से ज़्यादा चमका दिया जाए। तो एक मैनेजर को हर एम्प्लॉयज़ की मानसिकता समझनी पड़ती है, कौन सा इंडिविजुअल कौन सी चीज़ से मोटिवेट होता है उसका ध्यान रखना पड़ता है और उसके हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके हिसाब से कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोलिंग के लिए भी डिसीजन मेकिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। डिसीजन मेकिंग में ऐसा कह सकता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनेजर के जॉब का ही, यानी मैनेजमेंट का तो ये डीम्ड पार्ट है, ये उसका जो डेली रूटीन का वर्क है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसीजन मेकिंग। भाई मैनेजर को आप डिसीजन मेकिंग से कभी भी अलग नहीं कर सकते हो, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है मैनेजमेंट का। यानी एक अच्छा मैनेजर और एक बुरे मैनेजर में क्या अंतर रहता है, आप क्या सोचते हैं? दोनों 8 आवर्स काम कर रहे हैं, दोनों डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक मैनेजर को आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, एक को आप एवरेज बोल रहे हो या गुड बोल रहे हो। कारण यही रहता है डिसीजन मेकिंग, कैसे बोल्ड डिसीजन लिए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा और वो कितने लाभदायक साबित होते हैं, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो एक अच्छा मैनेजर और एक बहुत अच्छे मैनेजर में डिसीजन मेकिंग का फ़र्क रहता है। जो ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेगा वो उतना अच्छा मैनेजर कहलाता है। ऐसा बोला गया है हार्बर्ट ए सिमोन इसके द्वारा कि एक हिसाब से मैनेजर जो भी काम करता है उन सब में डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड रहती है। इनफैक्ट सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन पांचों ही फंक्शन में डिसीजन मेकिंग जो है रिक्वायर्ड रहती है। डिसीजन मेकिंग हर टाइप के फंक्शंस में रिक्वायर्ड है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है, प्रॉफिट मेकिंग या फिर एनजीओ इसमें भी रिक्वायर्ड है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, ऐसा कह सकते हैं अपन। दैट्स वाई डिसीजन मेकिंग को क्या बोलते हैं? परवेसिव इन नेचर। परवेसिव का मतलब कि जो हर जगह रिक्वायर्ड है, हर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड है। मैं तो बोलता हूँ टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी रिक्वायर्ड है। मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट मेकिंग या फिर एनजीओ वाली ऑर्गेनाइजेशन में भी रिक्वायर्ड है। मैं बोलता हूँ छोटे ऑर्गेनाइजेशन या बड़े ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह तो डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड ही है। तो हैंस अपन कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग का नेचर कैसा है? परवेसिव इन नेचर। सो ये पढ़े अपन ने डिसीजन मेकिंग के बारे में। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को मैं समराइज कर देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को, हर ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेना ही पड़ता है। ये मैनेजमेंट का एक प्रोसेस ही रहता है। जो भी डिसीजन आप ले वो देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के हित में होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को वो हमेशा फॉरवर्ड ले जाए, आगे ले जाए। डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स जॉब रहता है, एक इंटेलेक्चुअल वर्क रहता है जिसमें आपको अलग अलग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि अलग अलग नेचर के, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के, अलग अलग डिपार्टमेंट के डिसीजन ले। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती ही है, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। अभी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जनरली वही सारे डिसीजन ले लेता है, वही एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करता है अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जबकि जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे टीम ऑफ प्रोफेशनल्स को रखा जाता है। और डिसीजन लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी तो ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है। मैनेजर को डिसीजन लेते वक्त लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन का माइंड में रख के चलना चाहिए। स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर क्या बनाए
करना है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। कौन कौन से जॉब किए जाए और किस प्रकार से किए जाए, और कौन से इंडिविजुअल से उनका बेस्ट काम निकलवाया जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए भी डिसीजन लेना पड़ता है। एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेटेड रखे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे और मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करके दे। साथ ही कितना कंट्रोल किया जाए इंडिविजुअल को और किस हद तक कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल करने के कौन से तरीके इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए भी डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है। डिसीजन मेकिंग अपन ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का जिसको आप अलग कर ही नहीं सकते हो। यानी अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप डिसीजन मेकिंग करोगे ही करोगे। हेर्बर्ट ए सीमन एक इकोनॉमिस्ट है जो कि क्या कहते हैं, जो एक मैनेजमेंट गुरु है, ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है एक मैनेजर का काम है। यानी कि जो भी चीज मैनेजर करता है वो और कुछ भी नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग ही है। ये कहना चाहता है कि मैनेजर जो कुछ भी चीजें कर रहा है सब में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, डेट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसमें भी डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई डिसीजन मेकिंग कैसा है, परवेसिव इन नेचर, परवेसिव इन नेचर, दैट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग का। आई होप आप इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और किसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो अब अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन क्या है। देखो नॉर्मली आप क्या है डिसाइड करते हो, कैसे आप किसी सिचुएशन को हैंडल करते हो, उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन चुनते हो, क्या एक्शन चुनते हो, उसी को अपन डिसीजन मेकिंग कहते हैं। बट अलग अलग जो राइटर हैं इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन प्रोवाइड की है, तो एक एक बार इनके पॉइंट ऑफ व्यू भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं फेलिक्स एम लोपेज। इनके हिसाब से डिसीजन रिप्रेजेंट करता है किसी भी जजमेंट को, यानी कि फाइनल एक्शन आप क्या लेते हैं किसी भी नीड के अगेंस्ट, यानी नीड को सॉल्व करने के लिए या गोल्स को अचीव करने के लिए, और जो आप एक्शन के लिए कमिटमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी अनसर्टेनिटी के समय या कॉम्प्लेक्सिटी के समय, उसी को अपन क्या कहते हैं, डिसीजन कहते हैं, उसी को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। दस मैं ऐसा कह सकता हूँ, डिसीजन जो है एक कोर्स ऑफ एक्शन है जो सोच समझ के कॉन्शियसली आप चूज करते हो किसी भी एक डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। डिसीजन एक कोर्स ऑफ एक्शन है जो आप अपनी बुद्धि से कॉन्शियसली डिसाइड करते हो, चूज करते हो किसी भी गोल्स को या किसी भी डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कई बार डेफिनेशन दे देते हैं और पूछता है कि किसने कहा है, तो ये आपको नाम याद रखने चाहिए। देन जॉर्ज आर टेरी, इसने भी डिसीजन मेकिंग के ऊपर डेफिनेशन प्रोवाइड की है। इसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि दो तीन ऑल्टरनेटिव जो रास्ते या कोर्स ऑफ एक्शन है उनमें से एक बेस्ट रास्ता चुनना अपनी ओपिनियन के हिसाब से, उसी को अपन क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अब मान लेते हैं कोई एक काम है, इस काम को करने के कोई तीन तरीके हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। सो डिसीजन मेकिंग में आप क्या करते हो, ये तीनों रास्तों में से आप कौन सा बेस्ट रास्ता आपको लगता है उसको आप चुनते हो। मान लेते हैं मैं ऑप्शन नंबर 3 चुनता हूँ कि इस तरीके से मैं अपनी ऑफिस में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगा। तो ये जो आपने बेस्ट ऑप्शन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चुना है, इसी को भी डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इसी चीज़ को तो डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अभी ऑप्शन 1 भी चुनते तो भी आप रिजल्ट पा सकते हो, ऑप्शन 2 भी चुनते तो भी आप रिजल्ट पा सकते हो, लेकिन ऑप्शन 3 जो था ना वो आपको बेस्ट लगा और आपको लगा कि ये डिसीजन लेना चाहिए मुझे कि मेरे को ऑप्शन 3 चुनना चाहिए, उससे जो काम होगा वो बेस्ट होगा, कम से कम समय में होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। सो डिसीजन मेकिंग में जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव आपको अवेलेबल रहते हैं उनमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अपने ओपिनियन के हिसाब से आप चुनते हो। नाउ एक और डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन प्रोवाइड की है एंड्रू ने। एंड्रू कहता है कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन लगती है, यानी कोई भी एक काम को कितने टाइप से कर सकते हो आप, वो सारी इंफॉर्मेशन लगती है ना आपको, तो जिसमें इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व रहती है।
अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन आप चुन सकते हो, यानी आपके पास ऑप्शन रहता है, उन ऑप्शन में से आप बेस्ट ऑप्शन चुनते हो, फिर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करते हो एंड देन आप फाइनली इंप्लीमेंट करने के बाद देखते हो, चेक करते हो, इवेल्युएट करते हो कि आपको जो गोल अचीव करना है उसके हिसाब से आपने डिसीजन लिया कि नहीं लिया, और आपके डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, वो पर्सनल गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हुए या फिर नहीं हुए। तो ये चीज़ होती है कि इसमें एज पर द एंड्रयू के हिसाब से ये डिसीजन मेकिंग है। अलग अलग डेफिनेशन के देखने के बाद अपन ऐसा कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग और कुछ भी नहीं है बल्कि वेरियस ऑल्टरनेटिव्स जो आपके पास अवेलेबल है उनमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को डिराइव करना, सिलेक्ट करना, इंप्लीमेंट करना एंड फाइनली उसका इवेल्युएशन करना होता है। यही होता है डिसीजन मेकिंग में, यानी एक काम को करने के लिए आपके पास अलग अलग रास्ते हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंड फाइनली उसका इवेल्युएट भी करना है कि आपके डिसीजन के लेने से आपकी कंपनी को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ है, कंपनी के गोल अचीव हो पाए ठीक तरीके से या फिर नहीं हो पाए। नाउ अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका कि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं, उनमें से सिलेक्ट करना जो आपके हिसाब से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है जिसको करने से कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है डिसीजन मेकिंग का, यानी कि आपको सिलेक्ट करना पड़ता है वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से। अच्छा सर, अगर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल ही नहीं हो तो डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे क्या? आंसर इज नो। जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ इकलौता ऑप्शन रहेगा, सिर्फ एक ही वे रहेगा किसी भी काम को करने का, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो डिसीजन मेकिंग वहीं पे रिक्वायर्ड है, वहीं पे नेसेसरी है जहां पे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। जहां ऑल्टरनेटिव्स यानी कि अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां तो सीधी सादी बात यह है कि जो एकमात्र ऑप्शन है उसी को आप अपनाओगे, वहां पे डिसीजन मेकिंग की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। डिसीजन मेकिंग जो रहता है एक पर्पसफुल एक्टिविटी रहती है, यानी कि आप डिसीजन लेते हैं एक पर्टिकुलर डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए। ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, यानी अपने पर्पस के लिए आप जो है वो डिसीजन ले रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए आप जो है डिसीजन ले रहे हो। डिसीजन मेकिंग जो है वो हमेशा किसी ना किसी सिचुएशन या किसी इन्वायरमेंट से रिलेट करेगी, यानी कोई सिचुएशन आएगा, उसके अलग अलग ऑप्शन देखोगे तभी तो आप डिसीजन लोगे ना। कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम या कोई अनसर्टेनिटी आती है, उसके बाद ही तो आप सोचते हो कि कौन सा डिसीजन लिया जाए, जो कौन से कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट किया जाए जिससे हम कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो कोई सिचुएशन ही नहीं रहेगी, कोई इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, तो आप डिसीजन भी क्या ही लोगे। डिसीजन मेकिंग में रिक्वायर्ड रहता है रेप्यूटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा डिसीजन लेते हो वही चीज़ उसकी रेप्यूटेशन भी डिसाइड करती है। यानी कि एक मैनेजर के अच्छे डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन को इंक्रीज करते हैं और एक खराब डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहता है कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपने जो डिसीजन लिया है उसमें आप जो कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट किए हो उसमें आपको कितने रिसोर्स की ज़रूरत है और कितने रिसोर्स आप इस्तेमाल करने वाले हो। दस ओवरऑल कह सकते हैं अपन डिसीजन मेकिंग वहीं पे पॉसिबल है जब ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल हो। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं तो डिसीजन मेकिंग का कोई मतलब नहीं। डिसीजन मेकिंग में आप एक बेस्ट वे सिलेक्ट करते हो जो आपके हिसाब से बेस्ट है, एक डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए आप डिसीजन लेते हो। डिसीजन मेकिंग में आप रिसोर्स जो है वो एम्प्लॉय करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और जो आप डिसीजन लेते हो वो कंपनी की रेपुटेशन भी डिसाइड करती है। वो कंपनी की रेपुटेशन बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। और डिसीजन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलेटेड सिचुएशन या इन्वायरमेंट से आप लेते हो। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आई ही नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं आया, कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आई है, तो नए टाइप के डिसीजन की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से अपन ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीजन मेकिंग भी पढ़ लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन टाइप्स ऑफ डिसीजन देखेंगे और आगे वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन। देखो जितने भी अपन टाइप्स पढ़ने वाले हैं तो ये मत सोचना कि सारे टाइप्स अलग अलग है, हो सकता है बहुत सारे टाइप्स एक दूसरे से मैच खाते रहे हो। तो ये मत सोच के पढ़ना कि सारे ही टाइप्स जो है वो अलग अलग है, बस इसका नेचर अलग अलग है या नेचर के हिसाब से इसके नाम रख दिए गए हैं। हो सकता है इन दो टाइप में कोई सिमिलरिटी मिल जाए आपको,
चलो जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूटीन डिसीजन की। ऐसे डिसीजन जो आपको बार बार लेने पड़ते हैं, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान को लेना पड़ता है, उन सबको रूटीन डिसीजन अब बोलते हैं। इसमें कोई भी नए टाइप के डेटा कलेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ये तो यार डेली का काम है, इस टाइप का हो गया। देन आता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन यानी कि ऐसे डिसीजन जिसमें दिमाग लगता है बहुत ज्यादा, डेट्स वाई इसको ज्यादातर टॉप मैनेजमेंट या फिर मिडिल मैनेजमेंट वाले लोग करते हैं। यानी स्ट्रेटेजी बनाना है, जितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होगा, जितनी ज्यादा दिमाग की जरूरत होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी, वैसे वैसे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो काम करते हैं। जितनी कम स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी उतने वो काम, वो डिसीजन जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर लेते हैं। देन आता है प्रोग्राम्ड डिसीजन एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। देखो प्रोग्राम डिसीजन यानी कि ऐसे डिसीजन जो आपको रूटीन नेचर में लेना पड़ता है, और नॉन प्रोग्राम डिसीजन यानी ऐसे डिसीजन जो नए टाइप के प्रॉब्लम आ गए हैं, उसके लिए आपको जो है नया टाइप का डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसी प्रॉब्लम पहले देखने को नहीं मिली है, कोई नई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गई है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोग्राम डिसीजन की। प्रोग्राम डिसीजन मान लेते हैं कि कोई एक एम्प्लॉई है जो बार बार क्या कर रहा है, छुट्टी ले रहा है। तो वो छुट्टी ले जा रहा है, बार बार वो एब्सेंट हो रहा है काम से, और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या डिसीजन लिया जाए? तो हो सकता है कि उसको डिसीजन ऐसा लिया जाए कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए, या उसके जो है पैसे काट दिया जाए, या कुछ दिन के लिए उसको जो है वो पनिशमेंट दिया जाए, किसी भी टाइप का। ये डिसीजन जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाने की बात जरूरी नहीं है, जो जनरल मैनेजर है वही इसका डिसीजन ले लेगा। तो ये हुआ प्रोग्राम डिसीजन। ऐसे डिसीजन जो आप रूटीन में लेते रहते हैं, जो रिपीटिव नेचर का होता है, जो रूटीन में आप लेते रहते हैं और जो रिपीटिव नेचर का रहता है। लेकिन क्या हो रहा है मालूम? ऐसा हो रहा है कि बहुत बड़े नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो एब्सेंट हो रहे हैं बार बार, और बता भी नहीं रहे हैं कि क्यों एब्सेंट किया जा रहा है, बस छुट्टी ले लेते हैं। तो ये जो है नए टाइप की प्रॉब्लम आ गई कंपनी में। अब जो है इस मैटर को हमको चीफ एग्जीक्यूटिव के पास पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे डिसीजन है जो रूटीन नेचर में नहीं होते, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी जो कभी कभार ही आती है लाइफ में किसी भी कंपनी के। तो ये हर बार नहीं आती है, ये रूटीन नेचर का काम नहीं है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, यानी ऐसे डिसीजन जो आप एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए ले रहे हो। ऐसा प्रॉब्लम जो पहले देखने को नहीं मिला था कंपनी को, अब देखने को मिल रहा है। देन आता है पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन की बात करते हैं, यानी कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए कंपनी में। नए नए पॉलिसीज जो बनाया जाती है वही सारे पॉलिसी डिसीजन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है साल भर काम करता है, तो उसको बोनस इशू कैसे किया जाएगा, कितना किया जाएगा, ये सब की पॉलिसी बनाना। तो पॉलिसी बनाने में ज्यादातर दिमाग का काम लगता है, और ये ऐसे डिसीजन होते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो है लेते हैं। तो पॉलिसी बनाना पॉलिसी डिसीजन हो गया। अच्छा, पॉलिसी तो बना दी कि बोनस इशू किया जाए, ठीक। अब उसका कैलकुलेशन क्या लग रहा है आपको? उसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या टॉप मैनेजमेंट बैठा रहेगा? आंसर इज नो। उसने पॉलिसी बना दी कि बोनस दिया जाएगा और इसी तरीके से ही दिया जाएगा। अब उनसे एम्प्लॉय की कितनी बोनस बनती है, ये तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये तो लोअर लेवल मैनेजमेंट कर सकता है। देयरफॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस ये कैसा होगा? एक ऑपरेटिंग डिसीजन होगा, जो कि कौन करेगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करने वाला है। पॉलिसी डिसीजन यानी कि पॉलिसी बनाना, और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करवाना, ये क्या होगा? ऑपरेटिंग डिसीजन कहलाएगा। देन आता है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन एंड पर्सनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का बंदा ले रहा है वो डिसीजन को ऑफिशियल कैपेसिटी में। मान लेते हैं मैनेजर जो है वो अपनी कैपेसिटी में कुछ डिसीजन ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसे बोलेंगे अपन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। यानी ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजर, ऑन द बेसिस ऑफ हिज पावर, अपनी कैपेसिटी, अपनी जो आपके स्टेटस है, आपकी जो पोजीशन है कंपनी में, उसके तहत आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन आपने कंपनी के लिए लिया है, खुद के लिए नहीं लिया है। अगर वही मैनेजर खुद के लिए कोई डिसीजन लेता है, पर्सनल डिसीजन लेता है कोई भी मैनेजर अपने हित के लिए, तो उसे अपन क्या कहेंगे? पर्सनल डिसीजन कहेंगे। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेना, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में डिसीजन लेना, इसको आप डेलीगेट कर सकते हो। लेकिन पर्सनल डिसीजन ये तो आप ही को लेना पड़ता है, और इसको आप डेलीगेट भी नहीं कर सकते हो। देन फाइनली आता है इंडिविजुअल डिसीजन एंड ग्रुप डिसीजन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल खुद का पर्सन जो है वो डिसीजन लेता है, तो उसे इंडिविजुअल डिसीजन कहते हैं। और एक पर्सन नहीं, 4-5 पर्सन इन अ ग्रुप मिलके कुछ डिसाइड करते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे? ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिसीजन कहेंगे। कोई अकेला बंदा जो है डिसीजन ले रहा है तो इंडिविजुअल डिसीजन, और पूरा ग्रुप मिलकर डिसीजन ले रहा है तो
ग्रुप डिसीजन। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि इन आठों जो 8-10 अपन ने डिसीजन पढ़े, इनको अलग अलग करने की मत सोचना। ये नाम से अलग अलग है, लेकिन हो सकता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक मिलती जुलती हो। जैसे कि अपन ने क्या पढ़ा, ये देखो, ये पढ़ा अपन ने पर्सनल डिसीजन। अभी पर्सनल डिसीजन एज एन इंडिविजुअल कोई पर्सन ले रहा है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन इस ऑफिशियल कैपेसिटी कोई डिसीजन ले रहा है तो उसे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहते हैं। अब सिंगल मैनेजर खुद ले रहा है तो उसे इंडिविजुअल डिसीजन भी कह सकते हैं। मैनेजर जो है बाकी मैनेजर के साथ मिलकर ले रहा है तो उसे ग्रुप डिसीजन भी कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इसको मिक्स मत करना। ये मत सोचना कि आपको जो है 10 टाइप जो पढ़े हैं वो सबके 10 के अलग अलग मीनिंग है। उनके नेचर जो है उसके हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। हो सकता है बहुत सारी की कैरेक्टरिस्टिक आपस में मैच खाती हो, जैसे कि इंडिविजुअल डिसीजन और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन एक ही हो सकता है। भाई कोई मैनेजर डिसीजन ले रहा है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में तो ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है, और ये इंडिविजुअल डिसीजन भी है क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन ले रहा है। समझ में आ गया? तो ये टाइप्स ऑफ डिसीजन हुए हमारे खत्म। सो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, उसका कंप्लीट प्रोसेस अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोसिंग द रियल प्रॉब्लम। देखो सबसे पहले स्टेप तो ये होता है कि आप रियल प्रॉब्लम जो है उसको पहले आइडेंटिफाई कर दो, जान लो कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसको ठीक तरीके से डायग्नोस कर दो, यानी कि इन डेप्थ एनालिसिस कर दो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आपको काम करना चाहिए, और क्या आपने काम नहीं किया तो क्या क्या प्रॉब्लम आपकी कंपनी में आ सकती है। इसको ठीक तरीके से आप डायग्नोस कर दो। सबसे पहले प्रॉब्लम जानना है कि प्रॉब्लम है क्या, देन आपको उसको इन डेप्थ एनालिसिस करना है। आपको यह देखना है कि अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो फिर क्या हो जाएगा। तो आपको गैप जो है जनरली ढूंढना रहता है, आइडेंटिफाई करना रहता है, और आपको ये सोचना रहता है, आपको ये समझना रहता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। सेकेंड है डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स। ना ये देखो कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हो, क्या अलग अलग तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। इसके लिए आप अच्छा होगा कि अगर आप जो है सब इंप्लॉयज़ की राय लेते हैं। जब आप इंप्लॉयज़ की राय लेते हैं और आप उससे पूछते हैं कि देखो यार हम जो हमारे पास ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गया है कंपनी में और इसको हटाने के ये 3-4 अलग अलग तरीके हैं, तो आप अपनी अपनी ओपिनियन बताओ कि इसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है और कौन सा स्टेप लेना सही है। क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनमें से बेस्ट तरीका आपकी कंपनी के लिए क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी, फिर डायग्नोस कर दिया, अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस कर दी, यानी कि आपने गैप ढूंढ लिया कि अगर आपने काम किया और अगर आपने काम नहीं किया, डेट इज अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो क्या क्या बड़ी बड़ी परेशानी आपकी कंपनी को आ सकती है, ये आपने ठीक तरीके से डायग्नोस कर लिया है। देन आपने ऑल्टरनेटिव्स देखना है, यानी कितने कोर्सेस ऑफ एक्शंस अवेलेबल है, इसके लिए आप इंप्लॉय से सारा मशवरा भी कर सकते हैं। देन आपके पास ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आ गया है, अब इसको क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना है यानी कि सबके प्रोस एंड कॉन्स जानने हैं, यानी कि कौन से स्टेप को लेने से कितना फायदा होगा कंपनी को, कितना नुकसान होगा। तो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा और सबसे कम डिसएडवांटेज वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसी को ही अपन को क्या करना रहता है, सिलेक्ट करना रहता है। लेकिन कितना फायदा कितना नुकसान होगा उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, सेकंड स्टेप में आपने देखा कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है, थर्ड स्टेप में आपको ये देखना है कि सब ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के डूज एंड डोंट क्या है, प्रोस या कॉन्स क्या है, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। मान लेते हैं कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये तरीका 1, ये तरीका 2, ये तरीका 3। तो तीनों के मेरे को क्या निकालना है, प्रोस एंड कॉन्स निकालना है तीनों के। यस, तीनों के मैं प्रोस एंड कॉन्स निकालूंगा, यानी कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड निकालूंगा। तो ठीक तरीके से मुझे इवेल्युएट कर लेना चाहिए। इसको इवेल्युएट करने के बाद अब जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, जो आपने इवेल्युएट कर दिया, मान लेते ये तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है और आपने तीनों को इवेल्युएट कर दिया, तीनों का प्रोस एंड कॉन्स आपने देख लिया है। अब जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिल रहे हो और जिसमें सबसे लीस्ट नेगेटिव पॉइंट्स हो वैसे वाला जो है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन चुन लेना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर अपन ने ये स्टेप 2 चुना, या फिर अपन कह सकते हैं ये सॉल्यूशन नंबर 2 चुना, इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कंपनी को और सबसे कम जो है लीस्ट नेगेटिव थिंग्स जो है कंपनी के लिए आएगी। तो ये वाले कोर्स ऑफ एक्शन को मेरे को सिलेक्ट कर लेना चाहिए।
अब आपने जो सॉल्यूशन निकाला है, आपने जो टेक्निक निकाली है, आपने उसको सिलेक्ट भी कर लिया, तो सिर्फ सिलेक्ट होने से काम चलेगा क्या? आंसर इज नो। अब क्या करना पड़ता है, आपने सिलेक्ट तो कर दिया है तरीका जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, लेकिन वही चीज सेम इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यानी इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, जो आपने डिसीजन मेकिंग किया है वो प्रोसेस जो है वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, कंपनी में ये देखना पड़ेगा। और इंप्लीमेंट होने के बाद आपको फॉलोअप भी लेना पड़ेगा, यानी कि वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने कंपनी में पॉलिसी बना दी है कि हर महीने हम क्या करेंगे, 120 कार्स बनाएंगे, ये आपने डिसीजन ले लिया। नाउ अब आपको चेक करना है, मान लेते हैं आफ्टर 3 मंथ्स आपको चेक करना है कि 120 कार हर महीने बनी कि नहीं बनी, यानी कि आपको 360 कारें बना देनी थी। अब अगर 360 कारें बनी है तो अच्छी बात है, नहीं बनी है तो क्यों नहीं बनी है, उसके कारण आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो ये जो बीच बीच में आप चेक करते हो, इसी को क्या बोलते हैं, फॉलोअप लेना बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने क्या पढ़ लिया है, डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं। आओ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, आखिर किसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बोला था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वहीं पे एप्लीकेबल हो सकता है जहां पे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कौन कौन से है उसको ढूंढना है और उसको आइडेंटिफाई करना है, और इसके लिए आप एम्प्लॉय की सलाह मशवरा भी ले सकते हो। देन आपने ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देख लिए हैं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को इवेल्युएट करना पड़ेगा, यानी सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस निकालने पड़ेंगे, प्रोस एंड कॉन्स निकालने पड़ेंगे। देन जिसमें सबसे ज्यादा एडवांटेजेस मिल रहे हैं और सबसे लीस्ट नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ वैसे टाइप का जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो आपको जो है सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अब सिर्फ सिलेक्शन से काम चलेगा क्या, नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, और इंप्लीमेंट होने के बाद आपको उसको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा, फॉलोअप लेना पड़ेगा कि जो आपने इंप्लीमेंट किया है, जो आपने डिसीजन लिया है, वाकई में कंपनी में उसी प्रकार से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बड़ा सिंपल है ये फॉलोअप ऑफ द डिसीजन भी। तो इसी के साथ हमारे जो है स्टेप्स, ये जो स्टेप्स है ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आप इसको जो है ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स होते हैं समाप्त। देन अपन पढ़ते हैं गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी कि अच्छा डिसीजन, इफेक्टिव डिसीजन कैसे लिया जाए। अब आपको पता है कि डिसीजन जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा मैनेजमेंट की तारीफ होगी, उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अपन अचीव कर पाएंगे। यानी कि मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव हो पा रहे हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि किस टाइप के डिसीजन वहाँ पर लिए जाते हैं। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आपको डिसीजन जो है वो इफेक्टिव लेना चाहिए, यानी तगड़े डिसीजन लेने चाहिए, ऐसे डिसीजन जिसमें जो है कंपनी का सबसे ज़्यादा फायदा हो और सबसे कम नुकसान हो, यानी कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जो है वो आप अचीव कर सको। सारे डिसीजन एप्ट होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, टाइम पे लिए होने चाहिए, तभी वो ठीक तरीके से इफेक्टिव हो पाएंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए देखो मैनेजमेंट को अलग अलग सेंटर्स बना देने चाहिए, यानी कि मान लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट के डिसीजन ये अलग टाइप के मैनेजर लेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डिसीजन अलग टाइप के मैनेजर लेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट के डिसीजन अलग टाइप के मैनेजर लेंगे। तो आपको अलग अलग सेंटर बना देना चाहिए और सबको अपनी अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए कि देख भाई तू जो है परचेज के लिए जिम्मेदार है, तू जो है प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, तू जो है सेल्स के लिए जिम्मेदार है, तू जो है मार्केटिंग के लिए जिम्मेदार है, तू जो है फाइनेंशियल के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे सेंटर जो है ठीक तरीके से अपने को अलग अलग बना देने चाहिए। और फिर अब आपने सेंटर तो बना दिया है, तो ऐसा नहीं कि एक सेंटर को ही आपने जो है मोस्ट ऑफ द डिसीजन लेने के लिए दे दिया और बाकी जो सेंटर है उनको एक आध डिसीजन लेना पड़ता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वर्कलोड जो है ठीक तरीके से मैनेज होना चाहिए, यानी कि हर सेंटर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, हर सेंटर के पास जो है वो इक्वल नंबर ऑफ डिसीजन लेने के लिए होने चाहिए, या फिर उनके बीच बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि हर मैनेजमेंट के जो सेंटर आपने बनाए हैं ऑलरेडी वो जो है ठीक तरीके से काम करे। ऐसा नहीं हो किसी सेंटर में बहुत ज़्यादा काम हो और किसी सेंटर में बहुत कम काम हो, तो ऐसा कैसे चलेगा। यानी कि एक जगह काम है ही नहीं और एक जगह ओवरलोडिंग हो गया है कामों का, तो इस प्रकार से भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, हर सेंटर में काम को ठीक तरीके से बांट देना चाहिए। वर्कलोड को बांट देने से क्या होता है, हर सेंटर जो है वो इफेक्टिवली काम कर पाता है, अपने अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड कर पाता है और जैसी प्रॉब्लम आती है उसके लिए इफेक्टिव डिसीजन ले पाता है। देन कोऑर्डिनेशन, देखो कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अलग अलग सेंटर बना दिए, अभी अलग अलग सेंटर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे, एक जो डिसीजन ले रहा है वो दूसरा नहीं मान रहा है, जो दूसरा डिसीजन ले रहा है वो पहला से वाला सेंटर नहीं मान रहा है, तो किसी भी तरीके से काम ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप भी समझते हो। इसी के साथ
अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जो सेंटर है वो दूसरे सेंटर को देख के मुंह बनाता है और बिल्कुल भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, आपस में जेलेसी भावना है, ईगो भावना है, आपस में जो है वो टकराते रहते हैं, दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, हर सेंटर एक दूसरे को, और हर सेंटर अपने आप को ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में दिखाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी कंपनी के लिए अच्छी नहीं रहती है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन के बाद कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है, एंड फाइनली कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, यानी एक दूसरे का साथ निभाना भी ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए चले, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझे, एक दूसरे की डिसीजन की रिस्पेक्ट करे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है। तो कोई भी सेंटर हिट तो तभी होगा ना जब आपस में सेंटर एक दूसरे से बना के चलते रहें। अब देखो आपने सेंटर बना दिए हैं, लेकिन हर बार सेंटर बनाने से सिर्फ काम नहीं होता है, आपको कई बार प्रोफेशनल हायर करने पड़ते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट के पास जो है वो एकदम ज़्यादा सटीक राय, सटीक ओपिनियन रहती है। कई बार जो है कंपनी के पास बड़े बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं जिनके लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए मैनेजर सिर्फ काफ़ी नहीं होते, आपको बाहर के एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ये जो एक्सपर्ट रहते हैं वो पर्टिकुलर फील्ड में क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले रहते हैं। इन लोग जो अपने दिमाग का यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शक्ति रखते हैं, उतनी शायद ही दूसरे रखते हो या शायद ही मैनेजर रख पाते हो। तो जब भी ज़रूरत है मैनेजमेंट को, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन बाहर से लेनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का दिमाग बहुत शार्प रहता है, पर्टिकुलर मैटर के बारे में उन लोग बहुत अच्छी तरह से जाने रहते हैं। इन लोग जो अपने प्रोफेशनल इनपुट देते हैं या फिर इन लोग जो अपनी एडवाइसेस देते हैं, प्रोफेशनल इनपुट्स को अपन कह सकते हैं, यहाँ पे जो एडवाइसेस देते हैं वो इतनी ज़्यादा काम की रहती है कि कंपनी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो काफ़ी रहती है। तो जब ज़रूरत पड़े तब आपको एक्सपर्ट जो है वो बुला लेने चाहिए, एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले लेनी चाहिए। बल्कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां तो क्या करती है, एक्सपर्ट को हायर करके ही रखती है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी कंपनी में बड़ी सी, तो उन्हीं एक्सपर्ट से उन लोग क्या ले लेते हैं, ओपिनियन ले लेते हैं, ताकि हाथों हाथ वो प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती है, जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, ये सब बहुत ज़्यादा क्लियर कट होनी चाहिए, सारे एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए, सारे मैनेजर को पता होनी चाहिए। जब आपको कंप्लीट आइडिया रहता है कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली काम भी कर पाते हैं और आप ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन भी ले पाते हैं। तो अगर मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स पता ही नहीं है, तो वो ठीक तरीके से डिसीजन लेगा कैसे। तो इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि कंपनी के बारे में कंप्लीट होमवर्क करके रख लो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इन डेप्थ एनालिसिस करके रख दो, उसके बाद ही जो है एक मैनेजर अच्छा डिसीजन ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता है। तभी आप देखोगे जो नया मैनेजर आता है वो एकदम से क्विक डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको कंपनी के बारे में ABC कुछ भी नहीं पता रहता है। लेकिन जो पुराने मैनेजर रहते हैं वो बहुत एप्ट डिसीजन लेते हैं, टू द पॉइंट डिसीजन लेते हैं, बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं। और उसका कारण क्या है इतना फास्ट डिसीजन लेने का कारण यही है कि इन लोग भैया बहुत ज़्यादा पुराने हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, इन लोग कंपनी को ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरह जानते हैं, इन लोग कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स सबसे जानकार है, हर चीज़ इन लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। दैट्स वाई इन लोग डिसीजन भी बहुत अच्छे ले पाते, तगड़े ले पाते, इफेक्टिव ले पाते और टाइम पे ले पाते हैं। देन फाइनली आता है कि डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है कि कौन से मैटर में आपको किस टाइप का डिसीजन लेना है उसको लेने में हेल्प करता है। ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जनरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी रहती है और उसके सॉल्यूशंस भी दिए रहते हैं, यानी कि ऐसे स्टेप्स उठाओ जिससे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। इसी को कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अच्छे से डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक तरीके से इंस्टॉल होना चाहिए किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें से जैसे भी कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको सर्च कर सकते हो और वहां से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इसी के साथ आपने सीख लिया है कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, और आप इसका इंपॉर्टेंस जानते ही हो कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी तो ही कंपनी जो है ठीक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएगी, हायर प्रॉफिट विद मिनिमम कॉस्ट को अचीव कर पाएगी। तो आज के साथ इसी के साथ अपन आज का वीडियो जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को और जानेंगे और चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और कोई भी डाउट लगेगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। सो आज आपको पढ़ना है टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ जो भी टेक्निक दी हुई है डिसीजन मेकिंग की, ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये दो लाइन में आपको डिफाइन करके दिया हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इन सबको नहीं पढ़ना है, इनके बारे में बस आपको थोड़ा थोड़ा जानना है, और इसके बारे में कोई खास आपकी बुक में दिया भी नहीं है, ना आपके कोर्स में पूछा जाता है।
तो अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आप अगर जब सीनियर क्लास में जाओगे तो जब आप कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन सब का एक्चुअल मतलब क्या है, क्योंकि ये सारे ही नाम जो दिए हुए हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग हो या फिर सिमुलेशन थ्योरी हो, प्रोबेबिलिटी डिसीजन हो, ये सारे आप लोग जो है सीनियर क्लासेस में पढ़ने वाले एज अ सेपरेट चैप्टर जो कि अपन कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। सो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपन जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक यानी कि मतलब होता है जिसमें क्वांटिटी का इस्तेमाल होता है, नंबर्स आते हैं, इसमें क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि इन नंबर्स हम लोग जो है वो डील कर रहे हैं। सबसे पहले आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। नाउ लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करती है, यानी कि मतलब है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव हो, जैसे प्रॉफिट आपका ऑब्जेक्टिव है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए इसके बारे में लीनियर प्रोग्रामिंग जो है डिस्कस करता है। ये जो टेक्निक है ये आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के ऊपर बेस्ड है, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि आपके जो डिसयूटिलिटी है उसको मिनिमाइज करने के बेस्ड में, यानी मिनिमम कॉस्ट अचीव करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना। अगर आपका ये गोल है तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करके देना, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या हो सकता है, गोल हो सकता है। सेकेंड आता है प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी। नाउ ये थ्योरी एक बेसिक एजम्पशन, यहाँ जो प्रेमिसेस लिखा हुआ है इसका मतलब एजम्पशन, एक बेसिक एजम्पशन पे टिकी हुई है कि जो फ्यूचर रहता है वो प्रोबेबिलिस्टिक रहता है, यानी कि ये चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी रहती है। कोई भी चीज़ अपन कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ जो है, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ जो है उसको रीड किया जाता है। अलग अलग जजमेंट के द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको आप इवेल्युएट करते हैं, एंड इवेल्युएट करने के बाद आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं जो आपके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा परफेक्ट सूट करेगा। इसी को ही बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी। इस थ्योरी के तहत बेसिक एजम्पशन ये है कि फ्यूचर जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक है और डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, यानी कि चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट उसको अपन ऐसा कह नहीं सकते कि 100% ऐसे ही होगी। देन आता है नेक्स्ट गेम थ्योरी। नाउ गेम थ्योरी जो है वो जनरली जब कॉम्पिटिटर्स रहते हैं मार्केट में उसके ऊपर बेस्ड रहती है। नाउ गेम थ्योरी बेसिकली हमें ये बताती है कि सामने वाले के मूव से आपको कितना इफेक्ट पड़ता है, यानी आपके कॉम्पिटिटर अगर आपके अगेंस्ट में कोई मूव करते हैं तो आपको क्या इफेक्ट पड़ता है, और आपके मूव से या आपकी स्ट्रेटेजी से सामने वाले कॉम्पिटिटर्स को कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, ये सब किसमें आता है, गेम थ्योरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ने जियो ने क्या किया, जियो ने ये किया कि उन्होंने अभी फाइबर जो जियो फाइबर है उसके दाम गिरा दिए। अब आप लोग जान रहे होंगे कि 399 वाले प्लान जो है वो जियो के आने लग गए हैं। और आप इस बात का ध्यान देंगे कि एयरटेल के जो ओनर है, जो भारती मित्तल है, उन्होंने साफ साफ कहा था करीबन 10 या 12 दिन पहले कि एयरटेल जो है वो काफी स्ट्रगल कर रहा है और इतना सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है जिसके कारण वो ठीक तरीके से स्टे नहीं कर पा रहा है, ठीक तरीके से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। तो वी आर थिंकिंग टू इंक्रीज द कॉस्ट, इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो एयरटेल आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है उसके प्राइस अप करने की हम सोच रहे हैं। तो वो प्राइस अप करने की सोच रहा था और जियो ने क्या मूव खेल दिया, उसने उल्टा प्राइस को गिरा दिया है। तो देखा, ये गेम थ्योरी का पार्ट हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी, आपके जो मूव है वो सामने वाले को कितना हिला सकते हैं। ना एयरटेल प्राइस को बढ़ाने की सोच रहा था, ऑन दी अदर हैंड जियो ने क्या कर दिया, और कंपटीशन कम करने की वजह से और सामने वाले को झटका देने के कारण क्या किया, उसने अपने प्राइसेस जियो फाइबर के उल्टा गिरा दिए हैं। अब एयरटेल को और बड़ा झटका लग चुका है। वो प्राइस बढ़ाने की सोच रहा था लेकिन अब वो चाह के भी नहीं बढ़ा पाएगा। दिस इज कॉल्ड क्या, गेम थ्योरी, जहां पे ये स्टडी किया जाता है कि आपके मूव सामने वाले कॉम्पिटिटर की कैसे ऐसी तैसी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है क्वीन थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट या वेटिंग टाइम या फिर एक लंबी लाइन में इंतजार करना, बस उसी शब्द से उठाया गया है। ना जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और सर्विसेज लेते हैं तो आप देखते होगे कि आपको पहले जाते पर्ची मिलती है, फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है अपने नंबर का, देन फाइनली आपको जो है वो नंबर मिलता है ना, आपको जो डॉक्टर है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, करेक्ट। तो ऐसी फैसिलिटीज जहां पे वेटिंग पीरियड रहता है वहां के लिए क्यूइंग थ्योरी जो है वो काम आती है। नाउ क्यूइंग थ्योरी क्या करती है, क्यूइंग थ्योरी बेसिकली जो है वो रीड करती है कि किस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो और किस टाइप के कस्टमर आपके पास आते हैं, देन कस्टमर आने के बाद उनको कितना टाइम वेट करना पड़ता है आपकी सर्विसेज को रिसीव करने के लिए, ये सबको स्टडी करती है। और आप सबको पता है कि किसी को भी वेट करना तो पसंद है ही नहीं,
भाई किसी को बोलो कि यार आपको वेट करना है तो आपको लगेगा नहीं यार वेट करना तो पुसाता नहीं है। यानी कि आप कहीं पे भी जाते हैं आपको कम से कम वेट में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज चाहिए, यानी आपको वेट ज़्यादा नहीं करना है। दैट्स वाई क्यूइंग थ्योरी बनी हुई है। क्यूइंग थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है जो सॉल्यूशन को निकालने में कोशिश करती है कि कैसे इस वेटिंग पीरियड को रिड्यूस किया जाए ताकि पब्लिक जो है आए सर्विस लेने के लिए और उसको कम से कम वेटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। तो क्यूइंग थ्योरी क्या करती है, सॉल्यूशन फाइंड करती है जिससे क्या हो, वेटिंग पीरियड जो है वो रिड्यूस किया जा सके। देन नेक्स्ट आता है सिमुलेशन टेक्निक। सिमुलेशन टेक्निक क्या होती है, देखो बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस आती है और उन कंडीशंस या सिचुएशन या प्रॉब्लम के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स लेने पड़ते हैं उन कंडीशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। बट क्यों ना ऐसा हो जाए कि वो सारी सिचुएशन आप आर्टिफिशियली क्रिएट कर लो। आर्टिफिशियली क्रिएट कर लो का मतलब ये है कि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है उसको आप अपनी कंपनी में आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिए हो। नाउ आपको ये देखना है कि आप आपकी कंपनी क्या क्या स्टेप लेती है, आप एज अ मैनेजर क्या क्या स्टेप लेते हो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। तो सिम्युलेशन यानी कि कॉपी करना, तो ये प्रॉब्लम को पहले कॉपी कर लेता है आर्टिफिशियल सेटिंग में और फिर इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कैसे आप रिएक्ट करते हो, कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आते हो, क्या क्या कोर्सेस ऑफ एक्शन आप अपनाते हो, उसमें बाहर आने के लिए ये सारी चीजें आप पहले से ही ऑब्जर्व कर लेते हो। सिमुलेशन टेक्निक में आप जो है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आर्टिफिशियली क्रिएट करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंड देन उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करते हो। इससे ये होता है कि आप पहले से ही रेडी हो जाते हो, जब एक्चुअल में वो प्रॉब्लम आपकी कंपनी में आती है तो यू नो कि कैसे उससे बाहर आना है, बिकॉज आपने वो पहले भी कर चुका है। तो इट्स लाइक आपकी रिहर्सल हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। मेन प्रॉब्लम आने से पहले आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रखी है अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है उसके बारे में। देन फाइनली आता है हमारा नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक में दो टेक्निक बहुत ज़्यादा फेमस है, एक क्रिटिकल पाथ मेथड है और दूसरा जो है पर्ट। पर्ट का मतलब है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब ये दोनों टेक्निक के तहत क्या होता है, देखो जनरली ये दोनों टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जब आप कोई नए प्रोजेक्ट में घुसते हो, कोई भी नए प्रोजेक्ट या नए इन्वेस्टमेंट घुसते हो तो आपको कंप्लीट होमवर्क करना पड़ता है। अब एक प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए, एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक प्रोजेक्ट को ठीक तरीके से मार्केट में लाने के लिए काफ़ी सारी कॉस्ट भी लगती है और काफ़ी सारा समय भी लगता है। और आपको पता है कि एक काम को करने के काफ़ी अलग अलग जो है रास्ते भी हो सकते हैं, काफ़ी अलग अलग जो है ऑप्शन भी हो सकते हैं एक ही इन्वेस्टमेंट को, एक ही प्रोजेक्ट को वायबल बनाने की। तो नेटवर्क टेक्निक और कुछ नहीं करता है, सारे ऑप्शंस को ठीक तरीके से इवेल्युएट करता है, सबकी कॉस्ट निकालता है, कितना समय लगेगा, आप जो है फाइनेंशियली फीसेबल हो कि नहीं वो सारे स्टेप्स उठाने के लिए, वो सारे को पहले से इवेल्युएट कर लेता है आपके लिए और इवेल्युएट करने के बाद आपको बेस्ट पॉसिबल मेथड बताता है। यानी कि अपन ऐसा कह सकते हैं कोई नए प्रोजेक्ट को करने के 3 अलग अलग तरीके हैं, तो इन तीनों अलग अलग तरीके का कॉस्ट एंड टाइम सब चीज इवेल्युएट करते हैं और उसमें से जो बेस्ट मेथड है, उसमें जो बेस्ट टेक्निक होगी, बेस्ट तरीका जो होगा, बेस्ट ऑप्शन जो होगा जिसको फॉलो करके आप जो है अपना प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हो, वो आपको सीपीएम और पर्ट जो है बता के रख देते हैं। आपको ये भी बता दिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा कि कहां कहां ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जहां कम फोकस करने की जरूरत है। मैनेजर को पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सी जगह पे उसका फोकस ज्यादा होना चाहिए और कौन सी चीजें या कौन से टॉपिक में उसका फोकस कम होना चाहिए। तो सीपीएम एंड पर्ट जो है एक टाइप से होमवर्क आपको प्रोवाइड कर देता है, आपको ये बता देता है कि कौन कौन सी चीजों में आपका ज्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी चीजों में आपका कम अटेंशन रिक्वायर्ड है। तो एक मैनेजर को पता रहता है कि उसको ज्यादा ध्यान कहां देना है और कम ध्यान कहां पे देना है। तो ये सब किस में आता है, ये सब नेटवर्क टेक्निक में आता है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है डिसीजन मेकिंग का वो होता है समाप्त। नाउ अपन क्या पढ़ेंगे, नाउ अपन स्टडी करेंगे मॉडर्न टेक्निक फॉर नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन अपन ऑलरेडी डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। वो क्या होता है, जो प्रोग्राम्ड नहीं है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो एकदम न्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसी प्रॉब्लम जो अभी अभी आई है, इसके पहले कभी आई नहीं थी। इसका अपन ने एग्जाम्पल भी देखा था। सर क्या एग्जाम्पल देखा था अपन ने ये एग्जाम्पल देखा था कि मान लेते कोई एक व्यक्ति जो है बिना बताए जो एब्सेंट हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसको कैसे पनिशमेंट देनी चाहिए, ये जो नॉर्मल जो मैनेजर है वो डिसाइड कर लेता है। बट अगर ऐसा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे लोग बहुत सारे दिन बिना बताए ऑर्गेनाइजेशन को, बिना बताए मैनेजमेंट को छुट्टी मार रहे हैं, यानी कि वहां पे कोई एक सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है और वहां जो ऐसी प्रॉब्लम है वो बार बार नहीं आती ऑर्गेनाइजेशन में, कभी कभार ही देखने को मिलती है। तो इस टाइप के प्रोग्राम, इस टाइप की प्रॉब्लम को अपन बोलते हैं नॉन प्रोग्राम्ड। और इसके लिए जो डिसीजन लिया जाता है इन सारी यूनिक या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे अपन कहते हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन।
सो अब ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नॉन प्रोग्राम डिसीजन कैसे लिए जाए, यानी यूनिक प्रॉब्लम जो आ गई है ऑर्गेनाइजेशन में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो आ गई है ऑर्गेनाइजेशन में, जो पहले आई हुई नहीं थी, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं है कि रिएक्ट कैसे करना है और सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसको नहीं पता है। एकदम यूनिक प्रॉब्लम आ गई जो पहले कभी आई ही नहीं थी। तो यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, बेसिकली हमको ये 3 पॉइंट में पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया कि आपका टॉपिक क्या है। मॉडर्न टेक्निक फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजन का मतलब है कि कौन कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करोगे यूनिक प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। सबसे पहला है क्रिएटिव टेक्निक। क्रिएटिव टेक्निक क्या कहता है? क्रिएटिव टेक्निक ये कहता है कि आप क्रिएटिविटी पे जो है ज्यादा फोकस करें ना। व्हाट डू मीन बाय क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज जनरेट करो, नए तरीके निकालो काम को करने के, इसी को बोलते हैं क्रिएटिविटी। नाउ क्रिएटिव टेक्निक में होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना, हर पॉसिबल सिचुएशन को सोचना और क्या क्या तरीके से आप जो है प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, वो सारे आइडियाज को अपने मन में लाना। ये एक जन का काम नहीं है, ये ग्रुप बेस्ड टेक्निक है जहां पे बहुत सारे मैनेजर मिलके बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, अलग अलग एंगल को समझेंगे प्रॉब्लम के और फिर नए नए टाइप के आइडियाज़ लेके आएंगे। ये आइडियाज़ कैसे भी हो सकते हैं, थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं, थोड़े से अलग हो सकते हैं, ये सारे ही आइडियाज़, बट हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन अल्टीमेटली प्रोवाइड करके दे दे। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव टेक्निक। यहाँ क्रिएटिव टेक्निक एक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ग्रुप बेस्ड टेक्निक है जहां पे बहुत सारे मैनेजर मिलके, ग्रुप ऑफ द मेंबर्स मिलके जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, अलग अलग एंगल से है जो है सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे, क्या अलग अलग सॉल्यूशंस अचीव कर सकते हैं अपन एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, इसको भी सोचेंगे, प्रॉब्लम्स को ठीक तरीके से समझेंगे और उसका यूनिक वे निकालेंगे सॉल्व करने का। अभी जो आइडियाज है वो थोड़े इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं, थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करके आपको दे सकते हैं। तो ये आता है किसके अंदर? क्रिएटिव टेक्निक के अंदर ये आता है। देन नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव टेक्निक। जैसे क्रिएटिव टेक्निक नाम से समझ में आ रहा था, वैसे ये भी नाम से समझ में आ रहा है। पार्टिसिपेटिव टेक्निक का क्या मतलब है? मान लेते हैं मैनेजर को एकदम नए टाइप की प्रॉब्लम पता चल गई है, ऑर्गेनाइजेशन में आ गई है और उसको लग रहा है यार मेरे से तो समझ ही नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम आई कैसे है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो वो क्या करेगा? वो एम्प्लॉय को बोलेगा सुनो यार एम्प्लॉय, एक काम करो, तुम लोग आओ तो यार एक मीटिंग बिठाते हैं और तुम लोग सब ना मेरे को सजेशन दो, तुम लोग सब ना पार्टिसिपेट करो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तुम लोग अपना अपना जो है योगदान प्रोवाइड करो, अपने अपने आइडियाज प्रोवाइड करो और तुम लोग जो आइडियाज प्रोवाइड करोगे ना उससे फिर मैं फाइनल डिसीजन लूंगा। यानी कि अलग अलग एम्प्लॉय, जितने ज्यादा दिमाग आएंगे, जितने ज्यादा एम्प्लॉय आएंगे उतने ज्यादा दिमाग, उतने ज्यादा आइडियाज हो सकते हैं। और कई बार जो है जो लोअर लेवल के लोग हैं, यानी कि जो मैनेजर के नीचे है, जो एम्प्लॉय है, इन लोग एक्चुअल में वर्क करते हैं, इन लोग वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इन लोग जो है रूट प्रॉब्लम से ज्यादा रूबरू रहते हैं, तो इन लोग जो है ज्यादा अच्छी सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक और फायदा ये हो जाता है कि एम्प्लॉय खुद ही सजेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी खुद ही के लिए, तो फिर तो वो खुद एग्री करेगा ही करेगा उस न्यू डिसीजन के लिए और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए तो खुद एग्री पहले से ही कर दे रहा है। यानी एम्प्लॉय आप सोचो ना कि खुद ही बता रहा है कि क्या चीजें करनी चाहिए ऑफिस में चीजों को करेक्ट करने के लिए, अब वो खुद बता रहा है और उसी के ऊपर एप्लीकेबल होनी चाहिए, तो वो मना थोड़ी कर सकता है फिर। तो ये एक काफी अच्छा टेक्निक माना जाता है और आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में यही चीज फॉलो की जा रही है कि एम्प्लॉय से ही पूछो कि एम्प्लॉय की प्रॉब्लम क्या है और एम्प्लॉय से ही पूछो कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो एक ये अच्छा अप्रोच है और ये काफ़ी ज़्यादा काम का भी है और यहाँ पे इंडिविजुअल, ग्रुप्स, एम्प्लॉय सबकी मदद ली जाती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन लिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के मन में कमिटमेंट आता है, एम्प्लॉय के मन में मोटिवेशन आता है कि मेरी बातें सुनी जाती है, मेरी इज्जत है, मेरी रिस्पेक्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे से डिसीजन मांगा जाता है, मेरी एडवाइसेस ली जाती है, मेरे से राय मांगते हैं ये लोग, तो उसको भी एक जो है काफ़ी जिम्मेदार फील होता है, काफ़ी समझदार फील होता है, काफ़ी लॉयल फील होता है और उसके अंदर भी एक कमिटमेंट आती है कि मैं कंपनी के लिए, भले के लिए और से ज़्यादा काम करूं। तो ये फायदा होता है पार्टिसिपेटिव टेक्निक का। देन आता है ह्यूरिस्टिक टेक्निक। ह्यूरिस्टिक टेक्निक बहुत ही सिंपल नाम है, वैसे आपको ह्यूरिस्टिक नाम दिख रहा है इसलिए आपको लग रहा होगा अरे ये क्या है। एक्चुअल में ये और कुछ नहीं है बल्कि रूल ऑफ थंब है अपन कह सकते हैं, या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड जिसको बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड या फिर इसको रूल ऑफ थंब बोलते हैं। नाउ आपने दोनों ही चीज़ें पढ़ी होगी मेरे ख्याल से,
जब अपन ने मैनेजमेंट पढ़े थे 11th या 12th में। तो रूल ऑफ थंब वैसे तो आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, 100% याद नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। रूल ऑफ थंब या फिर रूल ऑफ ट्राई एंड एरर। ट्राई एंड एरर एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई, फिर आप सॉल्यूशन पुट किए, सॉल्यूशन निकाले, कोर्स ऑफ एक्शन चुने जिससे उस प्रॉब्लम को हटाया जा सके। वो सॉल्यूशन काम आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर दूसरा सॉल्यूशन सोच लेंगे, फिर दूसरा सॉल्यूशन अप्लाई करके देखें, वो काम आया तो ठीक, नहीं तो फिर तीसरा सॉल्यूशन सोच लेंगे। ऐसे आप क्या करते हो, ट्राई करते रहते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और नए नए कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो अप्लाई करते रहते हो जब तक आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर टेक्निक, यानी बार बार ट्राई करते रहो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, जब तक आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक टेक्निक या फिर रूल ऑफ थंब या फिर ट्रायल एंड एरर टेक्निक। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशंस खोजने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप बेसिस में। यहाँ पे आप सॉल्यूशन निकालते हैं अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन को अप्लाई करके। पहले एट अ टाइम एक कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करोगे, सॉल्यूशन मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन जो है आप ट्राई करते हो। सो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग अपन ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। देखो टेक्निक जो है ये मॉडर्न टेक्निक अपन अच्छे से समझ चुके हैं, और जो इसके पहले टेक्निक पढ़े थे अपन क्वांटिटेटिव टेक्निक, उसको ज्यादा डीपली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो लाइन में उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लिए तो उतना बहुत है, क्योंकि वो काफी ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस वाले कॉन्सेप्ट है। उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ फाउंडेशन में नाम दे दिया, एक्चुअल में आपको इंटर क्लास में वो चीजें पढ़नी है। तो इसी के साथ ये चैप्टर करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना।